आज बात करते हैं एक ऐसी जमीन की जिसका इतिहास बहुत ही विशाल और उलझा हुआ है। वो जमीन जिसे आज हम इराक के नाम से जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है इंसानी सभ्यता की पहली सुबह से और पहुंचती है आज के सबसे मुश्किल जियोपॉलिटिकल हालातों तक। तो चलिए इस कहानी के दिल में उतरते हैं एक सीधे सवाल के साथ। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि वो जगह जो कभी सभ्यता का पालना कहलाती थी, आज दुनिया के लिए मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट का सिंबल बन गई? ये जो विरोधाभास है ना, यही इराक की पूरी कहानी का सार है। अपने सफर को शुरू करने के लिए हमें हजारों साल पीछे चलना होगा, उस दौर में जब इसी इलाके ने इंसानी इतिहास की नींव रखी थी। ये मेसोपोटामिया का जमाना था। ये वो जगह है जिसने सचमुच सब कुछ बदल दिया। मेसोपोटामिया, जिसका मतलब है दो नदियों के बीच की जमीन। यहीं पर दुनिया के पहले शहर बसे, लिखने का हुनर पैदा हुआ और समाज को एक साथ रखने के लिए पहले कानून बनाए गए। और यहाँ देखिए कि कैसे एक के बाद एक महान सल्तनतों ने इस जमीन पर अपनी छाप छोड़ी। सुमेरियों ने हमें शहर दिए, लिखने का तरीका दिया। फिर अक्कादियों ने दुनिया का पहला मल्टी एथनिक एम्पायर बनाया। बैबिलोनियों ने हम्मुराबी कोड के साथ इंसाफ की समझ दी। और आखिर में ताकतवर असीरियों ने अपनी फौजी ताकत से एक बहुत बड़े इलाके पर हुकूमत की। अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये देखने के लिए कि ये विरासत और कैसे फली फूली। सदियों बाद यही इलाका अब्बासिद खलीफा के दौर में ज्ञान और संस्कृति के एक और शिखर पर पहुंचा। ये था बगदाद का सुनहरा दौर, यानी गोल्डन एज। साल था 762, जब बगदाद शहर की बुनियाद रखी गई। और ये सिर्फ एक शहर की शुरुआत नहीं थी, ये एक ऐसे ग्लोबल सेंटर के बनने की तैयारी थी जो दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। 10 लाख से भी ज्यादा लोग। जरा सोचिए, उस जमाने में बगदाद न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा शहर था, बल्कि ये ज्ञान, व्यापार और कल्चर का धड़कता हुआ दिल था जो पूरी दुनिया से बेहतरीन दिमागों को अपनी तरफ खींच रहा था। लेकिन बगदाद सिर्फ एक बड़ा शहर नहीं था, वो दुनिया का इंटेलेक्चुअल सेंटर था। इसका हाउस ऑफ विजडम या बैत अल हिकमा एक ऐसी जगह थी जहां दुनिया भर के स्कॉलर्स साइंस, फिलॉसफी और मेडिसिन की दुनिया में नए नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए जमा होते थे। इसी सुनहरे दौर ने दुनिया को वो साइंटिफिक खोजें दी जिनके बारे में पहले सोचा भी नहीं गया था। अल ख्वारिज़मी ने अलजेब्रा की नींव रखी, जिसने मॉडर्न मैथ्स का रास्ता खोला। पुराने ज्ञान को ट्रांसलेट करके बचाया गया और मेडिसिन और एस्ट्रोनॉमी में ऐसी तरक्की हुई जिसने दुनिया की सोच ही बदल दी। लेकिन इतिहास का नियम है, हर बुलंदी के बाद एक ढलान जरूर आती है। बगदाद का सुनहरा दौर हमेशा के लिए नहीं था। अब हम कहानी में एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां से सदियों तक चलने वाले पतन की शुरुआत हुई। साल 1258। ये तारीख इराक के इतिहास में एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ के तौर पर दर्ज है। हुलगू खां की लीडरशिप में मंगोलों ने बगदाद पर हमला किया और इसके साथ ही उस सुनहरे दौर का एक बहुत ही बेरहमी से अंत हो गया। ये तबाही कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा इस तुलना से लगाइए। जो शहर कभी दुनिया भर के ज्ञान का सेंटर था, उसकी लाइब्रेरीज जला दी गईं। जहां लाखों लोग रहते थे, वहां लाशों के ढेर लग गए और जिन शानदार सिंचाई सिस्टम्स ने हजारों साल तक इस जमीन को हरा भरा रखा था, वो बर्बाद हो गए। इसका असर आज तक महसूस होता है। मंगोलों की तबाही के बाद इराक फिर कभी अपनी वो पुरानी शान हासिल नहीं कर पाया। अगले 400 सालों तक ये ताकतवर ऑटोमन एम्पायर का एक दूर दराज का नजरअंदाज किया हुआ सूबा बनकर रह गया, अपनी पुरानी चमक की बस एक परछाई। चलिए अब कहानी में एक लंबी छलांग लगाते हैं और सीधे 20वीं सदी में पहुंचते हैं। एक ऐसा दौर जो इराक के लिए लगातार उथल-पुथल, क्रांतियों और जंगों से भरा रहा। ये मॉडर्न इराक के जन्म की एक बहुत ही बेचैन कर देने वाली कहानी है। ये टाइमलाइन ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की एक दर्दनाक कहानी बताती है। ब्रिटिश राज, फिर एक कमजोर सल्तनत, खूनी क्रांतियां और फिर बाथ पार्टी का आना जिसने दशकों तक इराक पर राज किया, और आखिर में सद्दाम हुसैन का सत्ता में आना। हर कुछ दशकों में देश का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम बेरहमी से उखाड़ फेंका गया, जिसकी वजह से स्थिरता कभी जड़ें ही नहीं जमा पाई। और इस सियासी उथल-पुथल की इंसानी कीमत बहुत बड़ी थी। अकेले ईरान इराक युद्ध में 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। ये एक ऐसी भयानक जंग थी जिसने एक पूरी पीढ़ी को तबाह कर दिया और देश को आर्थिक तौर पर कंगाल बना दिया। 2003 में सद्दाम हुसैन के शासन को हटाने से अमन नहीं आया,
बल्कि इसने एक पावर वैक्यूम बना दिया। मतलब पुरानी व्यवस्था तो टूट गई, लेकिन उसकी जगह लेने के लिए कोई नई व्यवस्था नहीं थी। नतीजा, एक भयानक बगावत और एक क्रूर सेक्टेरियन सिविल वॉर, यानी सांप्रदायिक गृहयुद्ध, जिसने देश को टुकड़े टुकड़े कर दिया। और ये सब हमें आज के इराक तक ले आता है। एक ऐसा देश जो दशकों की जंग, संघर्ष और अस्थिरता की विरासत से जूझ रहा है। आज ये एक बहुत ही अहम मोड़ पर, एक चौराहे पर खड़ा है और अपने भविष्य को एक नई शक्ल देने की कोशिश कर रहा है। हाल के इतिहास पर नजर डालें तो आईसिस के खिलाफ जंग एक और भयानक अध्याय थी। 2014 में उनके आतंकी उभार से लेकर 2017 में उनकी फौजी हार तक इराक ने एक और विनाशकारी युद्ध का सामना किया। हाँ, आईसिस को हरा दिया गया, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। शहर खंडर बन गए और लाखों लोग बेघर हो गए। आज का इराक कई गंभीर चुनौतियों के जाल में फंसा हुआ है। करप्शन सिस्टम को अंदर से खोखला कर रहा है, बाहरी ताकतें अपने असर के लिए होड़ में लगी हैं, और पानी की कमी एक नेशनल क्राइसिस बन चुकी है। इन सब के साथ बेरोजगारी और सांप्रदायिक तनाव देश की स्थिरता के लिए लगातार एक बड़ा खतरा बने हुए हैं। और ये डेटा ये दशकों के संघर्ष की इंसानी त्रासदी को बहुत साफ दिखाता है। देखिए, 2003 से पहले इराक में करीब 15 लाख ईसाई रहते थे, जो दुनिया की सबसे पुरानी ईसाई कम्युनिटीज में से एक थे। आज ये संख्या घटके 1.5 लाख से भी कम रह गई है। ये इराक की सदियों पुरानी विविधता का एक बहुत ही दुखद नुकसान है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। हजारों सालों के शानदार निर्माण, भयानक विनाश और फिर भी गजब की रेजिलियंस यानी लचीलेपन के बाद इराक का भविष्य क्या है? क्या ये अपने शानदार अतीत से प्रेरणा लेकर एक स्थिर और खुशहाल भविष्य बना पाएगा, या फिर ये संघर्ष के चक्र में ही फंसा रहेगा? इसका अगला अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है।